बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं 17 चैप्टर का, जिसमें हम साउंड वेव स्टडी करेंगे। और साउंड वेव्स जो हैं ये बिल्कुल उन्हीं फाउंडेशंस पे हम स्टडी करेंगे जो अर्लियर चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अ, उन्हीं फाउंडेशंस पे जो है ये बेस करती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। और इनकी जो स्पीड ऑफ ट्रैवल है वो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। मीडियम का जो है वो जैसे नेचर जैसे चेंज करते हैं, मसलन एयर है और ग्लास है और इसके अलावा वाटर है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ मीडियम है, तो इसमें जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती है। मुख्तलिफ मीडियम के लिए मुख्तलिफ स्पीड होती है। और सिमिलरली एक ही मीडियम में अगर आप दो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे उसकी स्पीड चेक करें तो वो फिर वेरी करती नजर आती है। एक ही मीडियम होता है लेकिन टेम्परेचर वेरी करने से स्पीड वेरी हो जाती है। ये क्यों वेरी होती है टेम्परेचर वेरी करने से? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द राइज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो उतना रैपिड हो जाएगा। तो इस तरह टेम्परेचर चेंज होने से स्पीड भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव जो है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं इनमें क्या होता है कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन होती हैं, वो पीरियाडिक फिनोमिना होता है। और इन्हीं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एनर्जी पास ऑन हो जाती है, और इसको कहते हैं कि फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्योंकि इसमें मीडियम पार्टिकल्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल ओसिलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो अल्टीमेटली हमें ओसिलेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग की लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम एक कंसिडरेशन जो है वो लेते हैं। वो क्या है कि एक यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसमें एक गैस फिल की गई है और इसका एक एंड जो है वो हमने पिस्टन से क्लोज किया हुआ है। ये पिस्टन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो जब पिस्टन स्टेशनरी है तो वो क्या होंगे, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी शो कर रहे होंगे थ्रू आउट द सिलेंडर। तो इस तरह हमें यहाँ ना तो कोई कंप्रेशन नजर आ रही है, ना ही कोई रेयरफेक्शन नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें हम पिस्टन को जो है वो कोई मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसको स्लाइड करवाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा कि ये कंप्रेस हो जाएगी गैस। इस नियर बाई रीजन जो है ये कंप्रेस हो जाएंगे। जो जो मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोजर टू ईच अदर हो जाएंगे और वहाँ पे डेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ पे कंप्रेशन राइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्रेशन पास ऑन होगा। अब ये वो रीजन है जो हमें बिल्कुल अनइफेक्टेड नजर आ रहा है इस स्लाइडिंग की वजह से, पिस्टन की स्लाइडिंग की वजह से, लेकिन ये तादेर अनइफेक्टेड नहीं रहेगा। कुछ ही देर में यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं हम कि एक टाइम इंस्टेंट पे अगर ये यहाँ पे हमें नजर आ रही है जो कंप्रेशन है, तो नेक्स्ट इंस्टेंट में वो यहाँ पे पहुंची हुई है और उससे ऑनवर्ड वो यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये रीजन भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाएगा। क्लियर है बात? और ये वो डायरेक्शन है जिसको एरो हेड से हम शो कर रहे हैं, रेडिश एरो से। ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस जो है वो शो कर रही है। डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में जो है प्रोपगेट करती नजर आ रही है हमें। ओके, और यहाँ क्या है कि ह्यूमन एयर जो है ये साउंड वेव्स की कुछ कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो है वो सेंस कर सकता है, और कुछ ऐसी रेंजेस हैं फ्रीक्वेंसीज की जिनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, सेंस नहीं कर पाता। वो कौन सी रेंजेस हैं? ये ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जहाँ पे ह्यूमन एयर जो है वो वर्क कर सकता है। मींस 20 हर्ट्ज की जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इससे कम की अगर कोई फ्रीक्वेंसी हो, मतलब 10 हर्ट्ज है, 12 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है, तो वो हमारे जो क्या कहते हैं
सिस्टम है हमारे ह्यूमन एयर में, जो जो मैकेनिज्म है वो उसको सेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी तरह 15 किलो हर्ट्ज जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, इससे ऑनवर्ड की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो भी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी नहीं होंगी। ऑडिबल रेंज जस्ट 20 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, ये लो लेवल है फ्रीक्वेंसी का जो ऑडिबल है, और ये हाई लेवल है फ्रीक्वेंसी का जो ऑडिबल है। अब जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होगी उसको इंफ्रासोनिक कह देते हैं, और जो 15 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की होगी उसको अल्ट्रासोनिक कह देते हैं। ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये आमतौर पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हम लैब्स में यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हम इसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं। जब इसके एक प्रॉन्ग को हम किसी रबर पैड पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो फिर वो ओसिलेट करना शुरू हो जाता है। वो प्रॉन्ग जब ओसिलेट करता है तो उसका नियर बाई जो मीडियम है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं उससे, और उससे क्या होते हैं, फिर वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बन रहे होते हैं। इस तरह से ये ओसिलेशन हो रही है इसकी। ठीक है, तो ये कंप्रेशन, ये जो डेंसर मीडियम है, ये हमें गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजर टू ईच अदर यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये कहेंगे ये कंप्रेशन हो रही है यहाँ पे। और जहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जहाँ पे डेंसिटी कम है या वाइट रीजन हमें नजर आ रहा है, ये रेयरफेक्शन का रीजन है। ठीक है, ये कंप्रेशन का रीजन है, रेयरफेक्शन का रीजन है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। अब इसको हम सक्सेसफुली जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, जहाँ पे कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन का जहाँ सेंटर होगा, ये वो लाइन है जो कंप्रेशन के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये पीक है प्रेशर की। ठीक है, दूसरी पीक प्रेशर की यहाँ पे होगी, तीसरी पीक प्रेशर की यहाँ पे होगी, चौथी यहाँ पे होगी। ठीक है ना, अब ये इस तरह से पॉजिटिव रीजन में पीक्स आ गई, और जो रेयरफेक्टेड रीजन्स हैं उनको हम क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेव लेंथ बनेगा, और दो क्रेस्ट के दरमियान में एक ट्रफ हम यहाँ बना लेंगे, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ रेयरफेक्टेड रीजन में आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम वेव लेंथ कहेंगे। ठीक है, टू सक्सेसिव कंप्रेशंस जितने फासले पे होंगी वो फासला वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमने ये लॉन्गिट्यूडनल जो हमारी वेव बन रही थी जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस थे, उसको हमने हमने ट्रांसवर्स वेव में जो है इंटरप्रेट कर दिया है, और इसमें हमें क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं। अब कोई भी स्टडी जो हम क्रेस्ट और ट्रफ पे जो है वो लागू करेंगे वो इक्वली यहाँ पे वैलिड होगी, इसमें भी जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये हमारे पास वही सिस्टम जिसमें एक सिलेंडर है, गैस फील्ड है, उसमें एक एंड पे हमने क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है। इसको कंप्रेस करेंगे, एनर्जी देंगे, इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तो यहाँ पे कंप्रेशन राइज होगी। वो कंप्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पास ऑन होगी। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस कंप्रेशन होगी। इसको हम v दे देते हैं एरोहेड के साथ। v मींस वेलोसिटी इधर को है इसकी कंप्रेशन की। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं पैरेलल उसकी एक डायग्राम है जिसमें हमने वही मैकेनिज्म पहले वाला यहाँ पे जो है वही यूज किया हुआ है, और सिस्टम को पीरियाडिकली ऑसिलेट, ये पिस्टन को हम पीरियाडिकली ऑसिलेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको इनवर्ट हम कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, फिर इसको बैकवर्ड ले जाएंगे, यहाँ पे रेयरफेक्शन आ गई, फिर हम इनवर्ट ले आएंगे, पहले वाली कंप्रेशन यहाँ पहुंच चुकी है, अब एक और कंप्रेशन राइज हो रही है यहाँ पे, फिर रेयरफेक्ट होगा। ठीक है, तो और रेयरफेक्शन होगी। इस तरह से दो कंप्रेशन, दो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो गई। इस तरह से ये पीरियाडिकली अब ये थर्ड कंप्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होने जा रही है। तो ये पहले वाली जो कंप्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि वो इसी जो अनइफेक्टेड रीजन था उसको वो क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पास ऑन हो रही है। और ये दो कंप्रेशंस का दरमियानी फासला जो है वो लैम्डा कहलाता है, वेवलेंथ कहते हैं। आप दो रेयरफेक्शंस का दरमियानी फासला भी मार्क कर सकते हैं, वो भी वेवलेंथ कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। अब हम ये साउंड वेव्स जैसे पास ऑन हो रही हैं हम देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, और ये लैम्डा हम स्पेसिफाई कर चुके हैं। दो कंप्रेशंस का दरमियानी फासला लैम्डा कहलाता है, वेवलेंथ कहलाते हैं। और जो कंप्रेस्ड रीजन्स होते हैं उनको कंडेंस्ड रीजन्स भी कह सकते हैं कभी कभी, और जो रेयरफेक्टेड रीजन्स होते हैं उनको रेयरफाइड रीजन्स भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, हमने
देखना है कि क्या ये साउंड वेव्स या जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मीडियम में, वो पीरियाडिसिटी होल्ड करती हैं कि नहीं करती हैं। हमने अब इनका ये वाला कैरेक्टर देखना है, पीरियाडिसिटी वाला, ठीक है। वो क्या होगा कि उसके लिए हम एक सपोजिशन करते हैं, वही सिलेंडर है, उसका उसके अंदर गैस फिल हुई हुई है, हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। यहाँ आप समझें कि एक पिस्टन हमने उसका फ्रंट सरफेस का एरिया जो है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है पिस्टन का, ठीक है ना। अब ये एरिया जो होगा इसको हम ए मार्क कर देते हैं। इसमें दो एक्सेस इन्वॉल्व होंगे इस एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करने में, एक वाई एक्सेस होगा और दूसरा जी एक्सेस होगा। वाई और जी एक्सेस मिलके हमें ये एरिया दे रहे हैं, और एक्स एक्सेस में इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एक्स। अब इसका वॉल्यूम हमें चाहिए इस गैस एलिमेंट का, तो क्या होगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा ए डेल्टा एक्स। ए डेल्टा एक्स मींस तीनों कंपोनेंट्स हम लेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, इस वॉल्यूम के, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि ए को हमने कहा कि इसमें वाई और सी कंपोनेंट का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ए में, और डेल्टा एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट आ गया, तो एक्स कंपोनेंट को इन वाई और सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम बनेगा। इस यूनिट ये एलिमेंट जो है हमारे पास, इसका वॉल्यूम ए डेल्टा एक्स ठहरा। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमने यहाँ पे पिस्टन का हम कह रहे थे कि फ्रंट सरफेस एरिया यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, स्लाइड करवाते हैं। जब हम स्लाइड करवाएंगे तो इस पे अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी लगाने से ये कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस होगा तो पिस्टन स्लाइड करके आगे आ जाएगा, और गैस कुछ तो कंप्रेस होगी, कुछ ये स्लाइड कर जाएगी आगे। इसका ये वाला फेस जो है वो कुछ स्लाइड करके आगे चला गया है। अब ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो गैस ने स्लाइड किया है, मींस गैस की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, जो टर्मिनेटिंग फेज था उसका यहाँ पे था, अब टर्मिनेटिंग फेज जो है उसका यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ से जो पिस्टन यहाँ पे फेस था पिस्टन का, तो उसको जब हमने कंप्रेशन दी तो वो अब यहाँ से स्लाइड करके यहाँ तक पहुंच गया। क्लियर बात। अब हम कह रहे हैं कि ये S1 है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, S1, और ये जो स्लाइड हुई है गैस वो अगर S2 कह दें, तो टोटल जो कंप्रेशन आई है इस एक्सिस के लॉन्ग, वो डेल्टा एस कहलाएगी। और वो कहाँ से हासिल होगी, वो इस तरह, डेल्टा एस will become equal to S1 minus S2. Delta S will become equal to S1 minus S2. ठीक है भाई, ये वो चेंज है जो इस एक्सिस के अलॉन्ग आई है, और यहाँ से डेल्टा एस हमें मिला। क्लियर है बात। अब हम वॉल्यूम में चेंज अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगी, वो ए डेल्टा एस से मिलेगी। ए तो एक्स वाई कंपोनेंट से बन रहा है, डेल्टा एस क्या है, वो चेंज है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई है, ये कंप्रेशन है बेसिकली। तो ए डेल्टा एस क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी यहाँ से मिलेगा, और इनिशियल वॉल्यूम, ये जो इनिशियल वॉल्यूम था ये कितना था, ये ए डेल्टा एक्स था, वी आई इसको कहेंगे। Vi is A delta x, change in volume delta V is A delta S, and change along this axis due to this compressing piston is delta S equal to S1 minus S2. ये तीन चीजें क्लियर है? All these three concepts, three terms are clear or not? बताएं भाई। Okay, so this is the bulk modulus। जब कभी हम गैसेस मीडियम या इस तरह के हम वेव से डील कर रहे होते हैं तो हमें बल्क मॉडुलस से भी वास्ता पड़ता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, दैट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो इन द वॉल्यूम स्ट्रेस एंड द वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एफ ओवर ए, और वॉल्यूम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा वी ओवर बी आई। अब ये होगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी आई, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी आई। ये एफ ओवर ए जो है पी बन जाएगा, डेल्टा एज इट इज आ गया, क्योंकि ए तो चेंज नहीं हो रहा, फोर्स ही चेंज हो रही है, तो डेल्टा फोर्स के साथ लगेगा, डेल्टा पी आ गया वहां से, और डेल्टा वी ओवर वी आई एज इट इज आ गया। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि कंप्रेशन हो रही है इस केस में, ठीक है। जब वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा होगा तो ये नेगेटिव साइन जो है वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे।
अब डेल्टा पी यहाँ से कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस, वो हो जाएगा माइनस बी डेल्टा वी ओवर वी आई। इसको रीअरेंज किया, पी इक्वल्स दिस और रीअरेंज किया तो हमें मिला डेल्टा पी इक्वल्स माइनस बी इंटू डेल्टा वी ओवर वी आई। ठीक है भाई, यहाँ से हम कहते हैं कि डेल्टा वी की वैल्यू ये प्लेस करें और वी आई की वैल्यू ये प्लेस करें तो ये इस तरह से नई शेप ले लेगा डेल्टा पी। डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और वो क्या हो जाएगा माइनस बी ए डेल्टा एस ओवर ए डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, अब वो कहता है कि अगर डेल्टा एक्स पे लिमिट लगाएं कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स जो है ये पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स बन जाएगा और ए से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह डेल्टा पी जो है इस पे कन्वर्ज हो जाएगा कि माइनस बी पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स जो है ये डेल्टा पी डिफाइन कर रहा है। क्लियर है भाई, यहाँ तक ये क्लियर है? ओके, अब हम कहते हैं कि जो डेल्टा पी है वो आ रहा है माइनस बी पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स, और एस जो है वो इनफैक्ट क्या है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन ड्यूरिंग ओसिलेशन। अब ओसिलेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, हम जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओसिलेशन लेते थे तो वहां लिखते थे वाई इक्वल्स ए कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ए की जगह यहाँ एस मैक्सिमम ले आएंगे और कोसाइन का फंक्शन वैसे रहने देंगे। ठीक है ना, एस मैक्सिमम यहाँ पे आ गया ए की जगह, ये एम्पलीट्यूड है बेसिकली ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, कोसाइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये पार्शियल और पार्शियल एक्स जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इसके साथ अटैच रहेगा, जैसे यहाँ पे एस के साथ यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो ये कोसाइन जो है नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे साइन बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b एज इट इज आ जाएगा, s मैक्सिमम या कोफिशिएंट में चला जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो है वो k प्रोड्यूस करेगा और p s मैक्सिमम k साइन ऑफ k x माइनस ओमेगा t, ये डेल्टा p की वैल्यू मिलेगी, डेल्टा p इक्वल्स दिस। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब ओसिलेशन हो रही होती है तो मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन से वो तो पीरियाडिक होता है, वो पीरियाडिक होता है, और वो पीरियाडिसिटी यहाँ पे हमने देखी कि कोसाइन फंक्शन के साथ वो एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पे। अब इसको अगर हम यहाँ प्लॉट करें तो ये कोसाइन फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेस होगा, ये एस मैक्सिमम ले रहे हैं, इधर एक्स ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, तो इस तरह से ये कोसाइन फंक्शन ये इंटरप्रेट कर रहा है इसको एस मैक्सिमम काज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे काज 1 हो जाएगा, यहाँ पे काज 1 हो जाएगा, यहाँ काज -1 हो जाएगा, यहाँ काज 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काज 0 हो जाएगा, यहाँ फिर -1 हो जाएगा। तो ये जो है एस मैक्सिमम इनटू काज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने वेव फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर? जबकि डेल्टा पी को अगर हम देखें तो वो साइन वेव में यहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है, तो वो साइन वेव में कैसे हम उसको यहाँ पे शो करेंगे, ये एक्स लिया हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ डेल्टा पी लिया और ये साइन वेव है। साइन वेव का क्या मतलब, एक्स 0 और डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो डेल्टा पी है वो भी 0, तो वो ये ऐसे डेल्टा पी 0 बढ़ता चला जा रहा है, फिर अब कम होता जा रहा है, फिर नेगेटिव रीजन में कम बढ़ता जा रहा है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, तो इस तरह से ये साइन वेव बनी किसकी, डेल्टा पी की। क्लियर है बात? अब यहाँ से हमने देखना है कि जहाँ कंप्रेशन है, ये कंप्रेस्ड रीजन है, वहां पे प्रेशर डेल्टा पी जो है वो ज्यादा है, जहाँ कंप्रेशन है वहां पे डेल्टा पी ज्यादा है। ठीक है, और ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे एस जो है वो 0 है, आप कह दें कि मीन पोजीशन पे है, जो हमारा ओसिलेटिंग पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओसिलेशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ भी मीन पोजीशन पे है हमारा जो ओसिलेटिंग पार्टिकल है या एलिमेंट है जो हम कंसीडर कर रहे हैं गैस का। ठीक है, ये भी इस तरह से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन वो अगर कोसाइन वेव की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है तो चेंज इन प्रेशर जो डेल्टा पी है वो साइन वेव की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है,
और दोनों ही पीरियाडिसिटी होल्ड कर रहे हैं। डेल्टा पी भी पीरियाडिक है और एस भी पीरियाडिक है। तो हम कह सकते हैं कि जब साइन जो है 1 वैल्यू देगा, साइन 1 कब देगा, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ -1 देगा इस पॉइंट पे, तो उस वक्त हम कहेंगे डेल्टा पी जो है वो मैक्सिमम है और ये साइन 1 होने की वजह से बी एस मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। ये फैक्टर रह जाएगा, साइन 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बेस पे हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है एस जिसको हम कह रहे हैं और उसका एम्पलीट्यूड एस मैक्सिमम है, ये मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, ठीक है ना, या एलिमेंट ऑफ गैस जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। अब वो जब कोसाइन वेव फंक्शन को फॉलो कर रहा है तो डेल्टा पी जो है वो साइमल्टेनियसली साइन वेव फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इनमें और इस दो वेव फंक्शन जो है इनमें जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। हम अगर यहाँ से इस पॉइंट तक आना चाहते हैं तो हमें इतनी 1/4 ऑफ वेव लेंथ जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वो 1/4 ऑफ वेव लेंथ जो है वो कितना है, वो इस पॉइंट तक ले आएगा हमें। ये पॉइंट जो है ये कैसे मिला, इस पॉइंट से 1/4 ऑफ वेव लेंथ ट्रेवल करने से, और 1/4 ऑफ वेव लेंथ में 90 डिग्री जो है वो इंगेज हो रहे होते हैं या π/2 रेडियंस जो है वो आ रहे होते हैं। क्लियर है बात। तो फेज डिफरेंस इन दो वेव्स का कितना होगा, साइन और कोसाइन का 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। क्लियर है बात। इस बेस पे हमने कहा कि डेल्टा पी भी पीरियाडिक वेव बना रहा है और एस भी पीरियाडिक वेव बना रहा है। तो हम कहते हैं S of x and t is basically S maximum of cos of kx minus omega t, जो कि एक पीरियडिसिटी होल्ड कर रही है, एक वेव है ये। और इसी तरह प्रेशर जो डेल्टा P है दैट इज आल्सो अ पीरियडिक फिनोमेना, और इसको लिख सकते हैं P मैक्सिमम साइन ऑफ kx minus omega t। ये बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे इंटरप्रेट की हुई है। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ आ चुकी सब बात। किस तरह से पीरियडिसिटी होल्ड कर रही है यहाँ पे, कैसे जो वॉल्यूम एलिमेंट है, गैस एलिमेंट है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो मीन पोजीशन से किस तरह से कोसाइन वेव फंक्शन को फॉलो कर रहा है और किस तरह से डेल्टा पी जो है वो साइन वेव फंक्शन को फॉलो कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज हम स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए बिल्कुल वही वाला हम सिस्टम लेंगे जैसे पहले था। उसमें क्या था कि एक सिलेंडर है, उस पे पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन पे क्या है, एक फोर्स लग रही है इनवर्ट, उसको हम कह रहे हैं PAI है। PA क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो PA हो जाता है। ठीक है, PAI जो है वो यूनिट वेक्टर के साथ, फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बता रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। ये एक्सटर्नल फोर्स एक लग रही है इस पिस्टन पे। और इंटरनल फोर्स, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रही है, तो अल्टीमेटली कंटेनर के वॉल्स पे भी फोर्स लग रही होगी, और ये पिस्टन का जो सरफेस एरिया है वहां भी वो फोर्स लग रही है। तो वो फोर्स कितनी है, वो रिएक्शन फोर्स है, और उसको कह देते हैं -PAI है। मैग्नीट्यूड में इतनी ही, लेकिन डायरेक्शन में वो अपोजिट है। सो एक्शन और रिएक्शन में ये पिस्टन जो है क्या है, स्टेशनरी है, और इसको कहते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है इस वक्त। और ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो अनडिस्टर्ब रहेंगे, यहाँ पे कोई कंप्रेशन, कोई रेयरफेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। अब एक दफा यहाँ पे फोर्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स जो है वो कम पड़ जाएगी, और उसमें क्या होगा, फिर ये स्लाइड करेगा पिस्टन। जब ये स्लाइड करेगा तो कैसे स्लाइड करेगा, हमने कहा कि P + डेल्टा P × AI, ये वो फोर्स है जो अब हम लगा रहे हैं। पहले क्या थी ये, पहले थी ये PAI, अब डेल्टा P का इजाफा किया प्रेशर में, तो वो फोर्स बढ़ गई, एक्सटर्नल फोर्स। ये जब बढ़ेगी तो ये जो एलिमेंट था जिसको हमने ये कन्फाइन किया हुआ था डॉटेड लाइंस के साथ, ये कंप्रेस हो जाएगा। कितना कंप्रेस हो जाएगा, अब पिस्टन यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया। तो ये जो रीजन है ये कंप्रेस्ड रीजन होगा, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस रीजन में क्लोजर टू ईच अदर आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट था ये V डेल्टा T था। जैसे S = VT होता है, वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट है D = V डेल्टा T। अब ये जो पिस्टन ने ट्रेवल किया है डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, वो है Vx डेल्टा T।
ठीक है, वी एक्स स्मॉल है कंपेयर टू दिस वी, इतने ही टाइम में इसने कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, अब एक तो ये हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना कंप्रेस हुआ है ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट जो था, ये वॉल्यूम एलिमेंट जो हम कंसिडर कर रहे थे ये कितना कंप्रेस हुआ है। बाय दिस फैक्टर ये कंप्रेस हो चुका है, ये डेल्टा वी होगा। अब ये हमें वी आई पता है, डेल्टा वी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ हमें एक्स एक्सिस के अलोंग पता है, सरफेस एरिया भी पता है हमें, तो हम वॉल्यूम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये वॉल्यूम मिल जाएगा तो इन दो वॉल्यूम्स का डिफरेंस जो है ये वॉल्यूम दे जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड मी हरीडली, इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब हम कहते हैं कि जब कभी ऐसा हो कि कोई पिस्टन जो है वो स्लाइड कर रहा हो और वहाँ पे जो है गैस मालिक्यूल जो है वो मूव करना शुरू कर दें या उनमें वेलोसिटी में चेंज आ जाए उनकी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा, तो वहाँ पे मोमेंटम में चेंज आएगा, वो डेल्टा पी हम कहेंगे। और डेल्टा पी जब भी हम मेजर करते हैं वो इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स क्या होता है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एंड short interval of time for which the net force acts on an object. So impulse और डेल्टा पी की एक वेल नोन थ्योरम एग्जिस्ट करती है फिजिक्स में, ये आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। उसके मुताबिक ये इक्वेशन होल्ड करती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को कंसीडर करते हुए जब हम इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे तो वो जो नेट फोर्स हमने लगाई, कौन सी नेट फोर्स थी वो ये नेट फोर्स थी डेल्टा पी ए। ये तो पहले से बैलेंस थी ना पी ए आई, ये तो इक्विलिब्रियम में रख रही थी। अब वो नेट फोर्स है वो ये है डेल्टा पी ए आई, इसको कंसिडरेशन में रखेंगे हम यहाँ पे। तो वो नेट फोर्स समेशन एफ जो है वो डेल्टा पी ए ये आ जाएगी हमारे पास नेट फोर्स। ठीक है, ये डेल्टा टी एज इट इज होगा, और क्योंकि ये फोर्स है इसको एक यूनिट वेक्टर देना है, इम्पल्स है ना इधर, तो यूनिट वेक्टर आई आ गया इसके साथ। ठीक हो गया। अब ये इम्पल्स की एक एक इक्वेशन हम यहाँ पे ले आए, लेकिन यहाँ पे हम डेल्टा पी देख रहे हैं और डेल्टा पी प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस पेजेस में हमने देखा कि वो इसके बराबर होता है, डेल्टा पी इक्वल्स माइनस बी डेल्टा वी ओवर वी आई। ठीक है, तो ये प्लेस करें वहां जाके, जब ये प्लेस करेंगे तो डेल्टा पी जो है वो इसके बराबर होगा माइनस बी डेल्टा वी ओवर वी आई। अब इस डेल्टा पी में और इस डेल्टा पी में आपको फर्क रखना पड़ेगा, ये चेंज इन मोमेंटम है, ये जो वर्टिकल पी है ना, ये चेंज इन मोमेंटम है एरो हेड के साथ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो डेल्टा पी है ये इटैलिक में जो नजर आ रहा है ये चेंज इन प्रेशर है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर जो है ये क्या होता है? माइनस बी डेल्टा वी ओवर वी आई। माइनस बी एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, डेल्टा वी को इसकी वैल्यू देंगे वो क्या है? माइनस वी एक्स ए डेल्टा टी। और वी आई को इसकी वैल्यू देंगे वो क्या है? वी ए डेल्टा टी। ऐसे किया था ना ये एरिया है, एरिया ए को इस वी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। और ये एरिया है ए और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा जो कंप्रेस हुआ है। ऐसे है ना, तो ये चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? डेल्टा वी, और ये नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा, माइनस ए वी एक्स डेल्टा टी हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? ए वी डेल्टा टी, इनिशियल वॉल्यूम जो है। तो वो वैल्यूज यहाँ पे प्लेस की, इनिशियल वॉल्यूम ए वी डेल्टा टी या वी ए डेल्टा टी, और चेंज इन वॉल्यूम माइनस वी एक्स ए डेल्टा टी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कट कटा के, ये डेल्टा पी जो है ये बराबर होगा बी वी एक्स ओवर वी के। ठीक है, अब ये डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से उठाएं और इम्पल्स वाली इक्वेशन में यहाँ प्लेस करें। जब यहाँ प्लेस करेंगे तो इम्पल्स जो है वो इस तरह आएगा, ए बी वी एक्स ओवर वी डेल्टा टी इंटू आई। अब ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन। बी क्या है? बल्क मॉडुलस। वी एक्स क्या है? जिसके साथ जिस वेलोसिटी के साथ पिस्टन ने स्लाइड किया था डेल्टा टी टाइम में और वॉल्यूम में चेंज क्रिएट की थी। ये वी क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ अगर टाइम टी, डेल्टा टी टाइम में ये मूव करे कोई भी पार्टिकल या पिस्टन, तो वो ये वाला फासला जो है वो ट्रेवल कर सकता है।
ठीक है, v जो है इस vx से बड़ी है, v is greater than this vx, क्योंकि इक्वल टाइम में ये इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल या पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा, जबकि vx के साथ पिस्टन ने यहाँ से यहाँ तक स्लाइड किया बस। vx is smaller compared to this v। सो यहाँ पे क्या होगा, b vx ओवर v, ये डेल्टा p आ गया हमारे पास। अब इम्पल्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इम्पल्स विल बिकम इक्वल टू ए बी वी एक्स ओवर वी डेल्टा टी इंटू आई। और इसकी दूसरी साइड क्या है इक्वेशन की, डेल्टा पी, ये आई हमने फाइंड कर लिया, डेल्टा पी देखना है। डेल्टा पी कैसे देखेंगे, एम डेल्टा वी से, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो किसकी बिना पे, वी की बिना पे, उसमें जो चेंज आ रही होगी। सो डेल्टा वी कंसीडर करेंगे। डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है वो, वी एक्स आई, पिस्टन की वेलोसिटी है जो, और इनिशियल क्या थी, पिस्टन की वेलोसिटी 0 थी। क्यों, क्योंकि पिस्टन इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, दोनों फोर्सेस बराबर हो रही थी। कौन कौन सी फोर्सेस बराबर हो रही थी, ये पी ए आई और माइनस पी ए आई, तो नेट फोर्स ये लगी है ना, डेल्टा पी ए आई। तो इस तरह डेल्टा पी ए आई के लगने से जो वेलोसिटी आई वो क्या आई, वी एक्स आई, इनिशियली वो 0 थी, तो वो डिफरेंस इन वेलोसिटी यहाँ से हमें मिलेगा, वी एक्स आई माइनस 0 से। ठीक है, और m को हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू रो वी आई। जैसे हम रो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, रो इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसको कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, या m ओवर वी आई लिखेंगे। और अगर m हमें चाहिए होगा तो वो रो वी आई के बराबर हो जाएगा। m की जगह हम रो वी आई रखेंगे, और डेल्टा v की जगह हम ये डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, ये जो आ रहा है इनिशियली और फाइनली जो वेलोसिटीज में डिफरेंस आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी वी एक्स आई है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद डेल्टा पी, जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इस तरह से मिलेगा, रो वी वी एक्स ए डेल्टा टी आई। अब ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पहले से मौजूद है, इनको इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो इस तरह से ये आई आई से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो इक्वल टू ईच अदर हो जाएगी। अब यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ए को ए से कैंसिल करना है, वी एक्स को वी एक्स से, डेल्टा टी को डेल्टा टी से, इसी तरह जो जो कैंसिल हो सकता है वो करेंगे। और एंड पे हम फाइंड करेंगे कि v इक्वल्स b बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो वॉल्यूम मास डेंसिटी होल अंडर रूट। ये वो स्पीड है जो साउंड स्पीड है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि स्पीड ऑफ साउंड वेव हमने करिए कैलकुलेट करनी थी, और वो हम कर चुके। दैट्स ऑल।